नमस्कार, मैं रोशन हूँ नमस्कार। और मेरे साथ हैं डॉक्टर वीके बहुगुणा, रिटायर्ड आईएफएस ऑफिसर हैं। भारत सरकार में पर्यावरण और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय में महानिदेशक पद से रिटायर हुए हैं और त्रिपुरा सरकार में प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। हम बहुत सारे विषयों पर बात करेंगे, लेकिन आज जो मुख्य विषय है वो है पर्यावरण को लेकर। क्लाइमेट चेंज की बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। अभी अंडमान निकोबार में एक जो हवाई पट्टी बनने की बात है उसको लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी भी है। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो पहले शुरुआत मेरे ख्याल से हम अंडमान निकोबार से करते हैं, क्योंकि वो बड़ी ठीक है। कंट्रोवर्सी, उसमें कांग्रेस ने बहुत सारी चिट्ठियाँ लिखी, फिर यहाँ से पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने उनका जवाब दिया और उन्होंने बताया कि जो प्रोजेक्ट है, जब वहाँ एक हवाई अड्डा बनना है तो पर्यावरण के लिए तो है ही, वो वहाँ टूरिज्म डेवलप होगा। टूरिज्म के साथ साथ वो कह रहे हैं कि जो चीन दक्षिण सागर में जो अपना प्रभुत्व जमा रहा है उसको रोकने के लिए हमारे सेना के लिए भी बहुत ज़रूरी हो। तो दोनों के लिए, एक तो वो पर्यटन के लिए है और दूसरा हमारी सेना के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए ज़रूरी है। आपका क्या मत है, क्योंकि आप पर्यावरण में रहे हैं? देखिए, मेरा ये विचार है, मैं भी लगभग 8 साल तक एक साथ ही रहा हूँ पर्यावरण मंत्रालय में। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट था, उससे पहले डीआईजी था और फॉरेस्ट कंजर्वेशन में देखता था। अभी जो आपने अंडमान की जो अभी आपने बात की है, आजकल देश में क्या चल रहा है कि हर चीज़ को पॉलिटिकल उसमें लिया जाता है कि भाई इसमें गलत हो गया। अंडमान एक बहुत ही हॉट स्पॉट है बायोडाइवर्सिटी का, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वहाँ पे जो बहुत रेयर ट्राइबल्स भी हैं, ट्राइब्स है जो कि बिल्कुल अभी पूरे सिविलाइज्ड भी नहीं हुए हैं। हाँ। और अंडमान एक बहुत ही सुंदर, पृथ्वी में बहुत ही सुंदर एक उसके बीचेज हैं, बहुत सुंदर उसकी एक एम्बियंस है। तो उस लैंडस्केप को भी तो हमको एक्चुअली उसको भी हमको बनाना चाहिए। एक तो ये बात है। दूसरी बात जो है, जो आलोचना हो रही है, उससे मेरा ये कहना है कि अगर आप इन जियोपॉलिटिकल अगर देखते हैं संसार में, अभी क्या हो रहा है कि एक तरफ से अमेरिका, एक तरफ से चाइना घिर रहा है। तो जो सी का जो जो रूट है, और आप देखिए कि ये सब ऑयल के जो है ना, जो आपके स्वेज कनाल है और इधर से जो ज़्यादा है, सारी की सारी जो साउथ ईस्ट एशिया की जो अब है, अब चाइना को काउंटर करने के लिए बेसिकली जो विज़न है भारत सरकार का, वो यही होगा कि किसी तरह से हम अपनी सामरिक स्थिति उस एरिया में स्ट्रॉन्ग करें। और जब भारत स्ट्रॉन्ग होगा तो अन्य देशों का भी बल मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे देश अभी चाइना की दादागिरी से बड़े परेशान हैं। इवन आप ये ले लीजिए, आपके फिलीपींस ले लीजिए, आपके मलेशिया ले लीजिए, वियतनाम ले लें, वियतनाम ले लिए, लाओस ले लिए, वहाँ बड़ी तो बुरी हालत है। बड़ी भीड़ है। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि हर चीज़ में हमको अपोजिशन नहीं करना चाहिए। फिर दूसरी बात है कि टूरिज्म, आपकी इतना सुंदर लैंडस्केप है। हम जो है स्विट्ज़रलैंड घूमने जाते हैं, इंटरलाकन चलो, अरे अंडमान से अच्छी जगह कहीं घूमने की नहीं है। तो उसका विकास होना चाहिए। आप हर चीज़ पर्यावरण का नाम पे हर चीज़ को रोक तो नहीं सकते, पर हाँ इतना ज़रूर है कि वहाँ बड़ी ह्यूज बायोडाइवर्सिटी है। उसके लिए भी भारत सरकार को समुचित कदम उठाने चाहिए ताकि वो भी सुरक्षित रहें। लेकिन सामरिक दृष्टिकोण से अभी अभी देखिए, अंडमान में एक हमारा आर्मी का एक थिएटर कमांड भी वहाँ पे हो गया, जिसमें कि तीनों सेनाओं के हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि मैं तो फुली सपोर्ट करूँगा भारत सरकार की अंडमान की प्रोजेक्ट है। और जयराम रमेश साहब तो मेरे मंत्री भी रहे हैं, वो बहुत विद्वान आदमी हैं, पर राजनीतिक मामलों में ये उसको उठा रहे हैं क्योंकि वो अपोजिशन पार्टी से हैं। पर मैं ये कहूँगा कि मैं भूपेंद्र यादव से कहूँगा, यादव जी से कहूँगा कि उनकी बातों को देख लें कि उनकी बातों में क्या वो कहना चाहते हैं, क्योंकि वो एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं, बड़े सक्षम व्यक्ति रहे हैं। तो अगर कोई ऐसी चीज़ होती है जो कि हम उसमें एडजस्ट कर सकते हैं, उसको करें। लेकिन सामरिक दृष्टिकोण से और पर्यावरण के दृष्टिकोण से और टूरिज्म के दृष्टिकोण से अगर उन्होंने कुछ किया है तो भारत सरकार का मैं इसमें पूरा समर्थन करता हूँ। तो अभी आपने एक चीज़ देखी होगी कि ये जो मुख्य जो इसमें विवाद खड़ा हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि उसका जो ठेका है वो अडानी को जा रहा है। तो जब अडानी का नाम आता है तो लोगों में ऐसा वो डांस करना शुरू कर देते हैं कि जैसे अडानी इस देश का दुश्मन हो। देखिए, अडानी तो अपने बिजनेसमैन है। हाँ, और अगर इंडिया को सक्षम है भाई, वो कोई प्राइम मिनिस्टर के यहाँ से ऑर्डर थोड़ी होता है इसको अडानी को दे दो। वो तो देखिए, टाटा हो गए, बिरला हो गए,
अंबानी हो गए, यही तो अब महिंद्रा हो गए, अब ये अडानी ये हो देश गए। की इकोनॉमी को बढ़ा देश के दिसी अगर भारत सरकार को ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनना है तो अडानी का बहुत जबरदस्त रोल है। वो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में है, पूरे बिजनेस में वो पूरे कर रहे हैं। तो अगर उनको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो पेट में लोगों के जलन क्यों होती है? क्यों नहीं, वही बिजनेसमैन है, वो मैं तो अडानी देश को की इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं। मैं अडानी को नहीं जानता कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, पर मैं एक हिंदुस्तानी होने के नाते, हिंदुस्तानी और विवेकशील नागरिक होने के कारण मैं सब जानता हूँ। पूरी मेरी पकड़ है पॉलिटिक्स में, और अपने देश के विकास पे मैं आर्टिकल भी लिखता रहता हूँ हर एक सब्जेक्ट में। अगर अडानी को मिला है तो उनकी क्षमता के बेसिस में मिला है, कोई किसी और ने नहीं दिया होगा। हाँ, ये पर मतलब चूंकि उसमें हमें क्वालिटी चाहिए, हाँ, और ये भी चाहिए कि वहाँ पर्यावरण को बहुत नुकसान ना हो, जो दमखम जिसके अंदर है वो कम हो, जो कर सकता हो, जो कर सकता है। क्योंकि वहाँ की जो स्थितियाँ बड़ी अजब है। क्योंकि वहाँ नीचे है उसकी जो पत्थर हैं, उसके जो उसकी लैंडस्केप है वो अलग है, वो देश के अन्य हिस्से से अलग है। तो उसका भी देखना है कि वो लैंडस्केप उसका खराब ना हो। भाई देखिए, जिसके पास पैसा होगा, जिसके पास क्षमता होगी और तकनीक होगी, वही तो ठेका लेगा। अब अडानी, हमारे यहाँ एक अडानी जो है हर जगह ले रहे हैं ठेके, तो फिर क्या करेंगे? उनकी क्षमता है नहीं, इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए आदमी को इसी तरह के आदमी चाहिए। बिल्कुल। तो हमें ये नहीं है कि हमारा ये कि भारतवर्ष का होना चाहिए, भारत के प्रति जो है उसकी, हमारे देश के प्रति जो है उनकी उनको डेडिकेट होना चाहिए। तो हमारे देश पहले तो यह है कि अब कोई फॉरेनर आएगा, फॉरेन से जो है वो हम सब बाहर की तरफ देखते थे। आज हमारे पास पूरी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम पूरे वर्ल्ड के लीडर बन सकते हैं। बिल्कुल, और टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमारे पास मिलेनियर्स भी हैं, कि वो पैसा खर्च कर सकते हैं। अब आप देखिए ना, वो जो हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है उसका आप देखो, उसने अडानी के उसमें $150 मिलियन का नुकसान कर दिया। उस रिपोर्ट जो आई थी, एक रिपोर्ट ने, हाँ, पर उसने अपने आप तो $4 मिलियन बना दिए, तो अपने फेलिंग। फिर दूसरा क्या है, वहाँ पे जो डीप स्टेट है वो चाहती है कि इंडिया जो है डिस्टेबलाइज रहे, यहाँ ट्रिपल डॉलर की इकोनॉमी न बने। तो ऐसे क्या है, जो ये उठ रहे हैं लोग बाग, अडानी है। और देखिए, हाँ, मतलब उस पर एक सवाल ये भी है ना कि जो हमारे पॉलिटिकल लोग हैं वो इस बात को नहीं समझ रहे, वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट दे दी। हमारी पॉलिटिकल, यही तो प्रॉब्लम है। ये तो इतने इन लोगों को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, लोग बाग बाहर हम पे हंसते हैं कि देखो जी तुम्हारे यहाँ क्या हो रहा है। हाँ, आपस में लड़ रहे हैं, अब राहुल गांधी जाके वहाँ बोल रहे हैं कि सिखों को पगड़ी पहनने का वो नहीं है, सिख वो नहीं कर सकते। ये तो बेवकूफी की हद है। हाँ, मतलब आप बाहर जाके अपने देश के बारे में क्यों करते? ये सब हमारे देश की कल्चर है उसको बल्कि फैलाइए। अब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट लेकर के लोग कर रहे हैं फटाफट, कोई सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, क्योंकि इन लोगों को बाहर से पैसे मिल रहे हैं इंडिया को डिस्टेबलाइज करने का। मैं तो कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनके बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए जो इस तरह के लोग हैं। और जबकि मैं इस बात का स्ट्रांगली वो करता हूँ कि इस तरह के लोगों को जो है बंद करके ये सब चीज़ें जो हो रही हैं उनको, ये तो देश के खिलाफ ट्रिजन है। हाँ, जो कि बाहर से पैसे ले रहे हो। अब देखिए, जब अडानी, ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तो अडानी को नुकसान हुआ, उनकी जो नहीं, हमारे पूरे सारे देश को नुकसान हुआ। हाँ, उसके कारण देश की इकोनॉमी को नुकसान हुआ। भाई मेरी वाइफ के भी उसमें 50-60 शेयर थे जो लेते रहते हैं ना, छोटे मोटे शेयर, तो उसका भी नुकसान हो गया। तो नुकसान हुआ। और एक आदमी जो विदेश बैठा हुआ है, और वो इसलिए बैठा है कि वो शॉर्ट सेलिंग कंपनी है। हाँ, वो अपना फायदा देखती है। वो अपना फायदा नहीं, फिर दूसरा क्या है, उनको ये कहता है कि इंडिया की इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज करो। एक तरफ तो इन्होंने ये चलाया, दूसरी तरफ ये है कि 10 साल से गवर्नमेंट है, अब इसको डिजिटलाइज करो। आए तो ये गवर्नमेंट पावर में, पर ऐसी आए कि, तो देखिए ये तो देश की जनता को ये देखना चाहिए और हमारे राजनेताओं को भी देखना चाहिए। और जो पावर में स्पेशली ये जो अभी पावर में गवर्नमेंट है, ये बिल्कुल ढुलमुल है कि एक्शन नहीं ले रहे हैं, मैं तो ये कहूँगा। इसीलिए जो इस गवर्नमेंट के बहुत सारे बीजेपी के सपोर्टर हैं उनके अंदर आक्रोश हो रहा है। हाँ, कि भाई एक्शन होना चाहिए। हाँ, जबकि मैं तो जो है उत्तराखंड समानता पार्टी का अध्यक्ष हूँ। हम तो एक समानता की बात करते हैं और हम इस मामले में भारत सरकार का पूर्ण समर्थन करते हैं, पर उनको एक्शन लेना चाहिए इसमें। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा हम उत्तराखंड की तरफ ही चलते हैं, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि ये मानसून का मौसम है, और इस बार हमने देखा कि मानसून का जो वितरण था वो बहुत ही डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही ख़राब था, मतलब असंतुलित था। उत्तराखंड में इस बार बारिश इतनी अच्छी नहीं हुई है, लेकिन दिल्ली में बहुत अच्छी हुई। फिर आपके बगल में हरियाणा में नहीं हुई, आपके जो आंध्रा और तेलंगाना में बहुत अच्छी बारिश हुई है, गुजरात में बहुत अच्छी बारिश हुई। लेकिन देश के जो जहाँ बाढ़ आती थी, उत्तर प्रदेश में, बिहार में इस बार बाढ़ नहीं आई है। तो ये क्लाइमेट चेंज का असर इसमें देखा जा रहा है।
आपको लगता है क्लाइमेट चेंज बिल्कुल है या कुछ और नहीं इसके नहीं कारण हो बिल्कुल क्लाइमेट चेंज का ही असर है। और आप देखिए इस साल काफ़ी बारिश हुई हर जगह, इवन उत्तराखंड में भी काफ़ी बारिश हुई हुई है। है, लेकिन मतलब वो बाढ़ इस तरह की नहीं है, लेकिन आप देखिए उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, इवन मध्य प्रदेश, पूरे के पूरे पूरे बह गए हैं रोड्स। नहीं बह गए, लेकिन वो क्या हुआ कि एक जगह ज्यादा बारिश होने हाँ, से वो नुकसान हुआ, नुकसान- डिस्ट्रक्शन हुआ, वही है। लेकिन जो अंडरग्राउंड पानी जाना चाहिए था वो नहीं हुआ। वही इसलिए क्या हो रहा है, हाँ उसका रन ऑफ हो रहा है ना। क्या होता है कि क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा नुकसान जो हो रहा है हमारे एक्विफर के रिचार्जिंग में हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्सेसिव रेन इन ए वेरी फ्यू डेज, मतलब 4-5 दिन में बहुत रेन, जो कि 20-25 दिन में होनी चाहिए, और फिर ड्रॉट, फिर ड्राइंग। तो उससे क्या हो रहा है कि जो हमारी सब सरफेस वाटर है, स्ट्रीम्स हैं, वो सूख जाती हैं, उनमें पानी नहीं होता और बाढ़ आती है और नीचे रिचार्ज नहीं होता। तो इसके लिए तो हमको हम जो जल जीवन मिशन है इनको और भी ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा कि जो स्ट्रीम्स हैं और जो एक्वाफर हैं उनको कैसे रिचार्ज। अब हमको तो हाइड्रोलॉजी को पे ज़्यादा जोर देना पड़ेगा, जो फॉरेस्ट की हाइड्रोलॉजी है और फॉरेस्ट नॉन फॉरेस्ट की हाइड्रोलॉजी है, क्योंकि हमारे देश में 450 नदियों का उद्गम ही फॉरेस्ट से होता है। बिल्कुल। तो यही हो रहा है। नहीं, पर इसके साथ जो मेरे मन में सवाल आते हैं कि हमारे यहाँ लोग जिनके पास पैसा ज़्यादा आ गया, अब वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टी में, होटल बना रहे हैं, मॉल बना रहे हैं और पहाड़ों को ज़्यादा खोद रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इन पर भी पाबंदी लगनी चाहिए कि अननेसेसरी आप पहाड़ को क्यों खोद रहे हैं? पहाड़ में उत्तराखंड में सबसे बड़ी बात क्या हो गई है कि बिल्कुल बिना सोच समझ के प्लानिंग होती है। पता नहीं वहाँ का प्रशासन क्या कर रहा है। बड़े बड़े शिक्षित लोग वहाँ आईएएस बनते हैं, है ना, और कोई इंजीनियर भी बड़े पढ़े लिखे होते हैं। पॉलिटिकल डिसीजन होते हैं। नहीं पॉलिटिकल नहीं, पर इनको पॉलिटिशियन को तो आप समझाओगे कि वैसा करो, और हमारी जनता भी ऐसी वहाँ जहाँ चाहो वहाँ बना दो। देखिए जियोलॉजिकली बहुत अनस्टेबल है उत्तराखंड, और वहाँ पे किसी भी जगह में कोई प्लानिंग करनी है तो उसको जियोलॉजी के एक्सपर्ट के साथ करना पड़ेगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट के साथ करना पड़ेगा। और दूसरी बात जो है, वो सबसे बड़ी बात जो वहाँ उत्तराखंड में जो होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि अब जो वहाँ की कैरिंग कैपेसिटी जो है पूरी हो गई है। वहाँ पे बाहरी लोगों का बहुत ज़्यादा जमावड़ा हो गया है, डेमोग्राफी चेंज हो गई है, ये सामरिक दृष्टि से। हाँ तो मुझे लगता है कि ये जो पर्यावरण को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर हमने बात की, ये केवल हमारी समस्या नहीं है, ये पूरी दुनिया की समस्या है। जो अभी लेटेस्ट आंकड़े आए हैं वो ये है कि पिछले 100 सालों में, पिछले 150 सालों में हमारी धरती का टेम्परेचर 1.7 डिग्री बढ़ गया है, और 2021 यानी 2100 तक ये 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा। तो फिर उसके बाद से और सारी प्रॉब्लम होंगी, जो बीमारियां आ रही हैं, कभी आपका कोविड आ रहा है, कभी तमाम चीज़ आ रही है, ये क्लाइमेट चेंज के सब क्लाइमेट चेंज के कारण। तो अभी हम उस स्थिति के लिए तैयार हैं क्या कि 2100 में जब 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो मुझे लगता है तो मानव बचेगा नहीं। देखिए कहीं बिल्कुल नहीं बचेगा। अभी कहीं यही तो पूरी ह्यूमैनिटी को ये सोचना चाहिए, समाज को, मानव के जो हमारे जो जाते हैं बड़े बड़े वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में, वो अपने अच्छे खासे घूम फिर के आते हैं, पर कुछ बहुत अच्छा तो हो नहीं रहा है। नहीं हो कैसे रहा है? अभी देखिए रूस ने यूक्रेन पर इतने सारे बम फेंक दिए, तो उसे और इजराइल अलग फेंक रहा है, तो जो आप कोशिश कर रहे हैं वो उनकी भरपाई वो कर दे रहे हैं। नहीं, पर उसके साथ चलिए ये लोग लड़ाई कर रहे हैं, पागल लोग हैं, कुछ जो भी हो रहा है, उससे वो टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो तो बढ़ रहा है, पर उससे साथ जो हमारी जो ह्यूमन बीइंग्स है, जो हमारी एक्टिविटीज है ना, डे टू डे एक्टिविटीज जो है हमारी, उसमें हमको चेंज लाना पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज में हर एक आदमी को अपने घर से शुरू करना पड़ेगा काम। और अब जैसे आपको मैं एक बताऊं, उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर लगती है, सारे लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ उसको पिल्टू बोलते हैं, पाइनेडिल। वो इतना अच्छा एक रिसोर्स है कोयला बनाने का। अरे हर पंचायत लेवल में एक छोटी सी ब्रिक मेकिंग वो लगा दो यूनिट, आपके धोबियों को बेचारों को कहीं कोयला के लिए वो नहीं मिल रहा है। तो हाँ, तो ये सब चीज़ें ये गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए। वहाँ कोई सोचता नहीं है, अब वो आग ही लगी जा रही है। अगर अंग्रेज होते आज इस देश में, मैं आपको बता रहा हूँ, वो रिसोर्सेज का बड़ा अच्छा ऑप्टिमल यूज़ करते हैं। उन्होंने बहुत पहले जो है, उन्होंने जैसे चीड़ से लीसा निकाला, वो उसी चीड़ की वो पिरूल है, उससे उन्होंने इतने कोयले बनाने थे, तो उससे कोयला के साथ साथ ईंधन भी निकल सकता है। नहीं ईंधन। अच्छा, फिर क्या है, वो हमारे लोगों को जॉब मिलेगा, उनकी लाइवलीहुड होगी, हमारे लोग करोड़पति बन सकते हैं। इतना पिरूल है जो ऐसे हाँ इतना पड़ा रहता है, वो नुकसान करता है, आग लगती है। ये अकर्मण्यता से हो रहा है। बिल्कुल।
एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट में रहता तो ये बहुत गंभीर विषय है, इस पर आप लोग भी अपनी चर्चा जरूर कीजिएगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा। डॉक्टर साहब, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। है। धन्यवाद। चलो पहले वो ले लेते हैं।